सुनिए कहिए सुनिए कहिए कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने के इस प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनीत लोकवानी साहब हैं, जो एचसीजी कैंसर सेंटर इंदौर में सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू पोलाइटनेस, रक्त संबंधी परेशानियां या हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं डॉक्टर साहब? सरल भाषा में साधारण व्यक्ति के लिए प्लीज बताएं। देखिए, इसको सरल भाषा में समझाना है तो बड़ा मुश्किल, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। प्लीज। रक्त जो है अपने आप में बहुत ही अगर उसको डेप्थ में पढ़ा जाए तो बहुत ही जटिल सेल्स का एक कलेक्शन है जो तरल पदार्थों में मिलता है, तरल तरीके में मिलता है एक तरह से कहूँ तो ब्लड में सेल्स मेजरली 3 प्रकार के होते हैं मोटा मोटी। रेड ब्लड सेल या लाल कलर के जो होते हैं, श्वेत वाले डब्ल्यूबीसीज व्हाइट, और प्लेटलेट्स। ओके सर। ये सेल्स होते हैं प्राइमरीली। और जैसे डब्ल्यूबीसीज की 5 अलग वैरायटी होती हैं, आरबीसीज की एक ही होती है, प्लेटलेट्स की भी एक ही वैरायटी होती है। इन सेल्स में अगर किसी भी प्रकार में एक आध सेल में कहीं कोई त्रुटि आ जाए कि वो बहुत खराब तरीके से मल्टीप्लाई होने लगे, खराब डीएनए आरएनए के साथ मल्टीप्लाई होने लगे, पूरी ग्रोथ ना करके आधी ग्रोथ में बीच में अटक के मल्टीप्लाई होने लगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई हो ताकि बॉडी के चेक मैकेनिज्म से वो मारा न जा सके, और एक बहुत ही विराट विकराल रूप ले ले और आपके ही शरीर के रक्त के बाकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए, उसको ब्लड कैंसर या रक्त रोग की संज्ञा दी जाएगी। सरल भाषा में, ज्यादा मात्रा में आने वाले सेल्स जो रक्त का काम ना करें और दूसरे सेल्स का काम अवरुद्ध करें, उन्हीं को एक कैंसर की संज्ञा या कैंसर का नाम है ब्लड कैंसर या हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी का। सरल। किस किस तरह की मैलिग्नेंसीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जैसे मैंने जो हल्का फुल्का सुना हुआ था वो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, थोड़ा सा वो बताएं। सर, हम मेजरली जब हम बात करते हैं तो मैलिग्नेंसीज 2 प्रकार की होती है, एक सॉलिड एक लिक्विड। जब हम सॉलिड की बात करें तो ऑर्गन कैंसर्स हो गए, जैसे आपको ब्रेस्ट का हो सकता है, लिवर का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है। जब लिक्विड मैलिग्नेंसीज की बात करते हैं तो सारा एंसम्बल ऑफ ब्रैकेट ऑफ हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज आ जाता है। इसमें ल्यूकीमियाज होते हैं जिसमें कि सब श्वेत रक्त कण जो होते हैं डब्ल्यूबीसीज, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। तो इसके 3-4 प्रकार होते हैं, जैसे एक्यूट माइलॉइड, एक्यूट लिम्फोइड, क्रॉनिक माइलॉइड और क्रोनिक लिम्फोइड, बेस्ड ऑन द सेल ऑफ ओरिजिन की कहां से निकल के आ रहे हैं अस्थि मज्जा में। इसके बाद लिम्फोमाज होते हैं। आपके शरीर में 800 से 1200 लिम्फ नोड्स होते हैं, गठाने होती हैं, जी। जहां पे श्वेत रक्त के सेल का एक पर्टिकुलर वैरायटी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। वो बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मैच्योर होके आपके रक्त के स्ट्रीम में आते हैं। वो किस स्टेज पे स्टॉप होके उस लिम्फ नोड में ग्रोथ कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है। एक सेकंड उसको सर, हम लिम्फ कहते हैं, नोड्स हमारे यहाँ पर और ये आर्मपिट्स में यही होते हैं सर? हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं सर। ओके। आपको जो पैल्पेबल होते हैं, जिनको आप हाथ लगा के एग्जामिन कर सकते हैं, वो सर्वाइकल हो गए, एक्सिलरी हो गए, हमारे इंग्वाइनल हो गए जो हमारी कमर के नीचे होते हैं। तो ये पैल्पेबल होते हैं, ये हाथ लगाए जा सकते हैं। बाकी आपके छाती के अंदर भी होते हैं, आपके पेट के अंदर भी होते हैं, पेट के अंदर काफी जगहों पे होते हैं, नीचे भी आपके जंघाओं में भी होते हैं, और आपकी गर्दन में पीछे की तरफ भी होते हैं। हर तरफ पूरी बॉडी में तकरीबन 800 से 1200 की मात्रा में होते हैं ये, और बहुत छोटे, बहुत महीन, 0.5 सेंटीमीटर से भी कम की साइज के होते हैं। ओह। तो जब ये बढ़ने लगते हैं तो या तो ये इन्फेक्शन का साइन होते हैं या फिर लिम्फोमा का साइन होते हैं। तो 2-3 चीजें मेजरली इसमें मिलती हैं। तीसरा एक होता है माइलोमा, जिसे हम कहते हैं। माइलोमा। माइलोमा भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं और एक सेल पे आकर रुक जाते हैं। इनका काम ये होता है आपकी बॉडी से लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने वाले जो सेल होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देना।
ओके। तो ये अक्सर बोन मैरो में ही डिवीजन इशू आता है और यहाँ पर ही गड़बड़ करते हैं, तो इसको हड्डी रोग का कैंसर भी कहा जाता है कई बार, हाँ। आम भाषा में, समझाने की भाषा में। लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और माइलोमा, मेजरली ये तीन होते हैं। इसके बाद एक चौथी श्रेणी आती है जिसे हम कहते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, या ये पूरा बहुत बड़ा ब्रैकेट है अपने आप MDS, यस। में। एमडीएस एंड एमएफ्स एंड अदर माइलोप्रोलिफरेटिव, एमपीएन्स कहते हैं जिसे। तो इसमें बेसिकली आपके अस्थि मज्जा में जहां आपके ब्लड के बनने वाले सेल्स बनते हैं, उसमें अगर बनते समय कुछ उनकी लोकेशन में, उनके स्ट्रक्चर में त्रुटि आ जाती है, तो वो त्रुटि चलती जाती है। उसको आपने एमडीएस या एमपीएन का नाम दे दिया। ओके। तो उस तरह से ये एक चौथा प्रकार ऑफ हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत छोटी मोटी दूसरी भी मैलिग्नेंसी होती हैं जो कि चर्चा का विषय नहीं है, ओके। जो इतनी कॉमन नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, ऐसे कौन से जोखिम कारक होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, जिनसे ये जो तीन चीजें आपने बताई, ये तीन प्रकार बताए हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के, इनकी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है? द रिस्क फैक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं एक बात बताऊं, इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए एक ही चीज समझ में आई, चलते रास्ते किसी को भी हो जाएगा। Oh my God. Okay, so risk दिस factor. कैन हैपन टू एनीबॉडी। सो देयर आर ट्रिगर फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं चीजों को। जैसे कई जगहों पे हम देखते हैं तंबाकू का सेवन ज्यादा है, तो तंबाकू के सेवन से भी ब्लड कैंसर होते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते हैं मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर, गर्दन का कैंसर और फेफड़ों का ही होता है। पर नो सर, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय टोबैको। दैट इज ऑल्सो वन Okay, सोर्स, okay, वन रिस्क okay. फैक्टर और ट्रिगर फैक्टर जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा बढ़ती उम्र, अक्सर कुछ कैंसर होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ ही आते हैं, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है। कुछ ब्लड कैंसर्स पर्टिकुलर रेसेस में मिलते हैं, हिस्पैनिक्स में, कॉकेशियंस में, इन लोगों में एक प्रकार के कैंसर ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर चिमनी वर्कर्स जो होते हैं उनमें कई बार देखा गया कि माइलोमा के वो प्रकार। पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो कुछ कुछ प्रोफेशनल हैजार्ड्स भी होते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर की श्रेणी में ही आ जाते हैं। Okay, तो मेनी थिंग्स लाइक दिस डू हैपन, बट एक ब्रैकेट सम अप करना मुश्किल होता है। मुश्किल है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि साहब आप तंबाकू के सेवन से दूर रहिए, वो ब्लड कैंसर का कारण बन सकता ओके, तो जैसे कई बार मैंने डॉक्टर साहब सुना कि जैसे बेंजीन, ये जैसे आपने चिमनी वर्कर्स की बात करी, बेंजीन एक्सपोजर हो जाता है, उससे ये इशू हो सकते हैं, या फिर है। बिल्कुल हो सकता खेतों में डालने वाला पेस्टिसाइड, वहां का अगर है, बिल्कुल हो एक्सपोजर हो सकता रहा है तो दैट कुड ऑलवेज ब्रिंग टू दीज थिंग्स। है। यस सर, बिल्कुल इट कैन डू दैट। और किस तरह के रेड फ्लैग्स, यानी कि कुछ कारण हमें समझ में आए और हम इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, कि क्या रेड फ्लैग्स आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, की अगर ऐसे ऐसी चीजें महसूस हों? दो तीन चीजें हैं। पहला तो अगर आपका वजन अनायास कम हो रहा है तो वो जी। हमेशा चिंता का विषय रहता है। अनायास मतलब बिना किसी कारण, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन कम हो रहा है साहब, आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है। ओके। और आपकी खाना खाने की क्षमता कम हो जा रही है, आपका एपेटाइट रिड्यूस हो जा रहा है। नॉर्मली कैंसर जरूरी नहीं हो, कुछ दूसरे भी कारण होते हैं, डायबिटीज में भी ये होता है, टीबी में भी ये लक्षण आते हैं, पर ये ओवरलैपिंग सिम्टम है, ये होता है और अनायास लंबे समय तक चला आ रहा है, आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है साहब। तो ये दो चीजें रेड फ्लैग्स के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम हमेशा सलाह देते हैं कि साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप आप कराएं, तो आपका एक बेसलाइन हर व्यक्ति को पता रहता है। अगर मान लीजिए किसी में कोई भी त्रुटि या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप सबसे पहले जो टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट ही होते हैं। तो आपको बेसलाइन आपको पता रहेगा, तो आपको पता करना दूसरा आसान रहेगा, तो आपके फ्लैग्स अपने आप निकल आएंगे। सो दिस इज वन अनदर वे जिसमें आप बेटर तरीके से अपने शरीर को समझ सकते हैं। दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में लोग अपनी तबीयत, अपने शरीर को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। उस सोच विचारधारा को मैं बदल नहीं पाऊंगा, बट अगेन कोशिश कर सकते हैं, हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं बेहतर होने की, बेहतर जीवन जीने की। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक चीज मुझे ध्यान आ रही है, और दरअसल मैंने और मेरे परिवार ने इस प्रैक्टिस को पिछले 5-6 सालों से अपना लिया है कि हर तीसरे महीने, एक तो मैं डायबिटिक हूँ, उस वजह से भी हर तीसरे महीने हम फ्लेबोटमी करवाते हैं पूरे परिवार की, घर पे बुला के। तो लिवर फंक्शन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, SGPT, SGOT, मतलब सभी कुछ पूरा जो होता है, उसमें CBC भी आ जाएगा, एवरीथिंग हम लोग तीन सारे परिवार वाले कराते हैं। तो उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर डॉक्टर साहब हम गौर करें जो थोड़ा सा रेड फ्लैग का काम शायद कर दे? उस पर हमें क्या ध्यान देना चाहिए, या कुछ और अलग कराना पड़ेगा?
आप रूटीन फ्लेबोटॉमी में एक टेस्ट सबसे कॉमनली कराते हैं, हर व्यक्ति कराता है, जैसे जी, सीबीसी कहते हैं। सीबीसी। किसी जमाने में सीबीसी में सिर्फ 3 पैरामीटर आते थे, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आज के सीबीसी में 33 पैरामीटर आता है। जी, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, पता नहीं क्या-क्या। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो वो सीबीसी अपने आप में बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। वाह! यस। उन 33 पैरामीटर्स को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कोई भी एक अच्छा क्लिनिशियन, फिजिशियन, डॉक्टर एक बीमारी के पॉइंटर पे जा सकता है कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनके सिर्फ प्लेटलेट लो है लेकिन इनका एनपीवी बढ़ा हुआ नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। इनका हेमोग्लोबिन कम है, एमसीवी भी कम है, आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है, हो सकता है इन्हें आयरन डेफिशिएंसी हो। तो इन चीजों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई डॉक्टर समझ सकता है। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट सीबीसी बहुत कारगर होता है। दुनिया की हर पीएच, मतलब हिंदुस्तान की कोने से कोने में होने वाली पीएचसी तक में होता है, और उससे ही कई चीजें हम पॉइंट आउट करके बना मंगा मेकअप कर सकते हैं कि क्या हो सकता है ब्लड के अंदर। और इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। गांव में 50-60 रुपए में होगा और आप शहरों में कराएंगे तो 150 रुपए में जी होगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ऑर्डर्ड टेस्ट इन इंडिया। उससे ही समझ में आ जाता है कि हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी का कोई पॉइंटर है कि नहीं। वाह! दैट इज़ सो क्यूट। डॉक्टर साहब, मतलब ये चीज़ हमने को ऐसा लगता तो था कि ठीक है, हम सीबीसी करा रहे हैं और बहुत आराम से सीबीसी बोल दिया जाता है। लेकिन ये बात आज मेरे को मालूम पड़ी कि कोई एक प्रॉपर फिजिशियन है जो जिनको इन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि पॉइंटर वो बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, तो आप फर्दर कुछ जांच कराइए। यस, दरअसल मैं डेफिनेटली। पूछना ही चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि हमें कौन-कौन से जांचें कराते रहनी चाहिए, या अगर हम हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज को पहचानने की कोशिश करें, तो कौन से टेस्ट कराएं? बायोप्सी, एफएनएसी, मतलब कुछ-कुछ टर्म्स हमने सुने हुए हैं। आप क्या बिल्कुल सजेस्ट सुने, करोगे? अच्छे सुने आपने। देखिए, बायोप्सीज अक्सर सॉलिड टिश्यू में की जाती है। सॉलिड टिश्यू में जब कुछ होता है तो उनमें बायोप्सीज होती हैं, एफएनएसीज भी उन्हीं का हिस्सा है। जब ब्लड कैंसर का सस्पेशन आता है तो ब्लड पे ही टेस्ट किए जाते हैं। जी, और ब्लड पे जब टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें फर्दर रिफाइंड टेस्ट है, जैसे ल्यूकीमिया अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट करेंगे, स्कैट्रोग्राफी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई ब्लास्ट सेल्स कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, किस प्रकार के हैं, कौन सी मॉर्फोलॉजी के हैं। ओके, अगर आप लिम्फोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, और लिम्फोमा करने अगर सस्पेक्ट होता है तो उसमें पहले हम इमेजिंग कराते हैं, सीटी स्कैन, पेट सीटी या एमआरआई कराते हैं जिस जगह का हमें लगता है। और जो गठान हमें नजर आ रही है अप्रोचेबल है, जैसे आपने कहा गर्दन की, बगल की और नीचे की, तो इन तीनों में से एरियाज में से कोई एक गठान अगर बड़ी मिलती है तो उसको काट के निकाला जाता है। बहुत छोटा सा चीरा, हल्का सा चीरा देके काट के निकाला जाता है, बहुत छोटी गठाने होती हैं। तो एक्सिजन बायोप्सी कहते हैं इसे। अक्सर मैं अपने हर रेडियो प्रोग्राम या टेलीविजन प्रोग्राम या इंटरव्यू या कुछ भी होता है तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक सवाल है जिसको मिटाते मिटाते मेरी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। जो आम जनता में व्याप्त है कि साहब बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बीमारी वहां फैलने ही आई है। जब वो आई तब आपने कोई बायोप्सी नहीं कराई थी। आप बायोप्सी करा लोगे तो भी वो अपनी नियति के चलते बढ़ती ही रहेगी, वो उसका काम है। पर बायोप्सी करके आपका डॉक्टर इस बात में सक्षम हो जाता है कि साहब किस प्रकार का लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट है, क्या इसके सेल हैं, क्या उनके रिसेप्टर्स हैं, उसके लिए क्या इलाज देना सबसे कारगर होगा। जी, 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 ये सशक्तता अगर किसी डॉक्टर के पास आ जाए, आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा। दूसरा, एब्सोल्युटली। आपकी आपकी बीमारी मेडिको लीगली प्रूव हो जाती है कि साहब आपको वही है, आपको कुछ नहीं है। और तो बायोप्सी इसीलिए की जाती है। तो दैट इज इन केस ऑफ लिम्फ नोड एक्सिजन बायोप्सी इज मैंडेटरी, उस लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर समझने के लिए, उसे देखने के लिए कि किस प्रकार का उसमें ट्यूमर है। अदर देन दैट, अगर आप माइलोमा की बात करें तो उसमें बोन मैरो या अस्थि मज्जा के सेल्स निकाल के पढ़ाई की जाना जरूरी होता है। कई बार हम पेरिफेरल ब्लड या आम ब्लड की जांचों पर ही पता कर लेते हैं कि माइलोमा है। अब आप जहां तक स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग आपको रूटीन टेस्टिंग ऑफ ब्लड ही करानी पड़ती है। अक्सर स्क्रीनिंग टेस्ट जो बनाए गए हैं वो सॉलिड ट्यूमर्स के ज्यादा है, लिक्विड ट्यूमर्स के कम है। बट एक सिंपल सीबीसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्क्रीनिंग पैरामीटर हो जाता है। तो इस बात को खाली आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही प्यार से डिस्क्राइब करके आपने बता दिया कौन-कौन से टेस्ट्स हैं, कैसे-कैसे होते हैं। तो अब हमें उतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हम एक मिथ, एक भ्रांति अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि साहब बायोप्सी कर ली तो कैंसर फूट गया।
और वो बढ़ गया। ये करेक्ट, भ्रांति करेक्ट। है जो सभी लोगों के दिमाग में चलती रहती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इस तरह की बातचीत से अब ये चीज क्लियर होती जा रही है, चाहे वो गांव तक भी पहुंच गई हो, छोटे तबकों तक भी ये क्लैरिटी जा रही है। डॉक्टर साहब, जी। पिछले 10-15 साल में ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज की डेट में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या बदलाव आ गए हैं आज की डेट में? बहुत बदलाव आ गए सर। आज की तारीख में जो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट बदलाव आए, इम्यूनोथेरेपी हैज कम अप बिग टाइम। मतलब आज से 15 साल पहले जो ट्यूमर था वो बेसिकली, या जो भी कैंसर्स थे वो कीमो से ट्रीट होते थे प्राइमरीली। अच्छा रिजल्ट आता था, पर कुछ में नहीं आ पाता था, कुछ में आता था। अब हम सेल के ऊपर की रिसेप्टर्स तक को आइडेंटिफाई करके उनके प्रति इम्यूनोथेरेपी देके, मतलब अलग अलग तरह के इंगेजर्स देके, डबल स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपीज देके उनको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट ले सकते हैं उसकी तरफ। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में। अदर देन दैट, जो मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा चेंज आया है, पहले तो आज से 25 साल पहले आया था, जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आज से 10 साल पहले और चेंज आया था जो अब बहुत रैम्पेंट है, जिसे हम कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, कार्टिसल। प्राइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। वाह। अगर ओके। आप समय दें तो मैं सरल शब्दों में इसको समझा देता हूँ। प्लीज प्लीज सर। आपका ट्यूमर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम के चेक मैकेनिज्म्स को पार कर जाता है। क्योंकि ब्लड कैंसर्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, उनमें स्टेजिंग नहीं, पर रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, हम आपके ब्लड कैंसर के सेल्स या किसी के वैसे सेल्स लेते हैं और आपकी इम्यूनिटी के टी सेल्स लेते हैं, जो आपके बॉडी में किसी भी फॉरेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर लैब के एटमॉस्फेयर में उन ट्यूमर्स का छोटा सा हिस्सा आपके टी सेल्स को एक्सपोज किया जाता है, और आपके टी सेल्स को ये समझाया जाता है कि साहब ये जो चीज है ये खराब है, इसे मार ये दो। वायरस तरीके है, इसको खत्म करना है। तो फिर जब वो टी सेल एक सिग्नल देके नए मारने वाले टी सेल बनाता है कि यार ये खराब है, फिर उन सेल्स को मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी में दोबारा दिया जाता है। वाह जी। तो ये जो सेल आपकी बॉडी में अब गए, इन्होंने ट्यूमर को आइडेंटिफाई करके किल किया है। ये आप ही की इम्यूनिटी थी और आप ही का ट्यूमर था। दैट इज व्हाट इज एडवांसमेंट। दैट इज व्हाट इज ट्रू एडवांसमेंट इन रियल सेंस। डॉक्टर साहब, सुन के दैट इज ही हाउ कार-टी हेल्प्स। या सुन के ही बड़ा चमत्कारी लग रहा है कि हमारे ही शरीर का प्रतिशोधिक क्षमता, टी सेल, हमारे ही टी सेल, और उनको सिखा दिया जाए कि इनसे कैसे लड़ना है, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके पूरी सेना बना के, आप ही को दे दिया जाएगा, जी, आपको ही सेना दे बना के हमारे अंदर डाल दिया जाए, जिससे कि हमारी दिया। लड़ाई, यस, मतलब वो लोग लड़ लें। डॉक्टर साहब, एक एब्सोल्युटली। बड़ा सिंपल सा सवाल दिमाग में आ रहा है कि ये जो थेरेपी की आपने कार टी सेल प्लांटेशन की थेरेपी की बात करी, क्या कॉस्ट होती होगी इसकी अप्रोक्सीमेटली, जिससे कि लोगों को थोड़ा मालूम आज हो? से 10 एक साल पहले या चार, मैं 5 6 साल पहले तक भी बोलूं तो अमेरिका में काफी रैम्पेंट थी, बहुत होती थी। 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ ऐसे होती थी। कई लोग नहीं करा पाते थे, पर क्या है साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, जिद्दी। इस जिद के चलते ही हम आगे आए हैं। टाटा के टाटा के कुछ डॉक्टरों को जिद चढ़ी कि यार नहीं, इतना महंगा तो हम नहीं लेंगे साहब, कुछ अपना नहीं। कुछ करेंगे। तो हमने आईआईटी के हमारे इंजीनियर दोस्तों के साथ साठगांठ बिठाई और इस रिसर्च को डेवलप किया, एंड दैट इज अवेलेबल टू इंडियन पेशेंट्स नाउ एट अ कॉस्ट ऑफ 50 to 60 lakhs, एंड विद द हेल्प ऑफ एनजीओज इवन एट 20 30 lakhs। वाह, अमेजिंग। मतलब जब बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा हो, डॉक्टर साहब आपने समझाया, समझ में आ रहा हो कि कोई दवाई नहीं लेनी है, हमारी ही टी सेल्स, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उसे मजबूत जी, बनाया जाए तो ठीक है। कोई भी व्यक्ति, बात थोड़ी सी वैसी है, लेकिन कोशिश कर सकता है कि चलिए अपने आप को पूरा पूरा क्योर करने के लिए 15-20 किसी तरीके से अरेंज किए जाएं, चाहे फिर उसमें सब सरकार हो मदद जाता है कर सर। दे। अगर वो बहुत सारे तरीकों से हम पेशेंट की मदद कर सकते हैं, बट एब्सोल्युटली, ये हो एब्सोल्युटली। सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है। जैसा आपने अभी भी बताया डॉक्टर साहब कि हमारे ही शरीर के टी सेल्स, तो इसको हम अगर नाम दें तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कह सकते हैं एक तरीके से। आप बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कह तो सकते हैं। इस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में एक टी सेल का एग्जाम्पल आपने बहुत अप्रोप्रिएट बताया। क्या और भी एग्जाम्पल हैं इस तरीके के जो डेवलपमेंट में आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं क्या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में? सर जी। अभी कहना बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज होगी। अभी ओके। रिसर्च चल रही है, हम पढ़ते रहते हैं, बट उसके जो सपोर्टिंग साइंटिफिक डेटा आते हैं वो बहुत उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते हैं हमको। ओके। पर जब बहुत वाइड लोगों में हो जाएगा, जैसे कार्टी को भी समय लगा, कार्टी आज से 8 साल पहले आ चुका था,
पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम लोगों पे ट्राई किया गया। करेक्ट। तो कोई चीज जब बहुत ज्यादा लोगों पे टेस्ट की जाती है तो उसकी जो सब्सटेंशियबिलिटी है वो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो जाती है। वो एस्टेब्लिश होने के बाद फिर उसको रिकमेंडेशन में लाया जाता है। राइट, मैं समझ गया आपकी बात तो डॉक्टर। अभी तो मैं नहीं कहूंगा कुछ। पर्सनलाइज आगे मेडिसिन, आता रहेगा, सब तो बताते नहीं रहेंगे। सर, ये मैं मानता हूं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एडवांस हो ही रही है, डेवलपमेंट बिल्कुल। चल ही रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशंस लगातार लगे हुए हैं कि इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए। चलिए एक जी। सिंपल सी बात करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको भी हम्म। खुदा ना खास्ता हुआ, उनको क्या हम्म। चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं जब हम हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की बात कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस? हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आज भी मेजर बैकबोन कीमोथेरेपी का ही है। और जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसकी टॉक्सिसिटीज साथ में आती हैं क्योंकि ये काफी हाई डोज में दी जाती है। तो उन टॉक्सिसिटीज को डील करना पड़ता है। यू हैव टू डील विद दैट। और वो डील करना एक मेजर चैलेंज होता है। राइट। और दैट इज द मेजर इशू। मेजर उससे इश्यूज जो आते हैं वो इम्यूनिटी लो हो जाना, वीकनेस आ जाना, अपने आप में जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं अदर देन वीकनेस एंड इम्यूनिटी बीइंग लो, उसके अलावा भी कई सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। कुछ पर्टिकुलर कीमोथेरेपीज कुछ ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं ज्यादा डोज पे। कुछ पर्टिकुलर कीमोथेरेपीज से आपके शरीर को नुकसान अदर वे राउंड होता है कि भाई स्किन के रिएक्शन आ गए, लिवर पे इफेक्ट आ गया, हार्ट पे इफेक्ट आ गया। तो ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ऊपर आते ही हैं। तो इनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। पर ओके। डेफिनेटली अगर बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं तो कोलैटरल डैमेज तो होता ही है। होगा होगा। सामूहिक निषेध होता है साहब। तो उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। डॉक्टर साहब, जो ये पेशेंट्स हैं, इनके जो केयर गिवर्स हैं, यानी कि परिवार वाले या सहयोगी या जो भी उनका ध्यान रखने वाले हैं, जी। आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे कि उनको क्या ख्याल रखना चाहिए अगर किसी पेशेंट के साथ वो हैं तो? एक अंधभक्त और अंधश्रद्धा के साथ उनके साथ रहना बस, बाकी सब हो जाता है। वाओ, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। दूसरी कोई सलाह मेरे पास है नहीं उनको देने के लिए। That's very nice. That's very, very nice. I very well remember the other day I had been talking to you और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि भरोसा, आप सिर्फ भरोसा रखिए, भरोसा। हिम्मत रखिए और सब कुछ होगा ही होगा। भरोसा रखना सबसे बिल्कुल। बड़ी बात हो जाती है, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो। बड़ी खूबसूरत जी। बात कही। अ, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे कुछ ऐसे दोस्त यार मित्र होंगे जिनको शायद इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब? गुलजार साहब की दो लाइनें बोलूं। प्लीज। दर्द की भी एक अदा है, हाय वो हाय, भी सहने वालों पे फिदा है। क्या बात है, बहुत खूब। तो अगर दर्द आप पे फिदा है तो दर्द को भी सहने की पराजित अदा। करिए। आगे हाँ, आप में है वो कि आप उसको सह के बाहर आ जाओगे। चिंता मत करो, बाहर आ जाओगे बस। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सारी थैंक सिंपल लैंग्वेज में आपने बता दिया, हमारी आंखें खुली, किस तरीके के टेस्ट हमें कराने चाहिए, किस तरीके की तैयारियां हमें रखनी चाहिए और किस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं चारों तरफ, पूरे हमारे देश की ही हम बात करें। थैंक यू यू। सो वेरी मच, थैंक यू।